स्वास्थ्य सुविधन में अगर नाम लीन जाए तो हम अब बुलाई थे डॉक्टर अखिलेश पटेल जी का, साथ में हम बुलाई थे डॉक्टर अभय मिश्रा जी का। डॉक्टर अखिलेश पटेल जी डिपार्टमेंट हेड सर्जरी नेशनल हॉस्पिटल रीवा से हमारे बीच हैं, और डॉक्टर अभय मिश्रा जी डायरेक्टर किरण होम्योपैथिक क्लिनिक एंड स्किन केयर यूनिट रीवा से हमारे बीच हैं। हम दोनों डॉक्टरन के बहुत ही स्वागत करे थे और अब इनसे संवाद करेगा पुनः हमारे बीच उपस्थित हैं संवाददाता BSTV प्रतीक अवस्थी जी। बार बार मुझे कहना पड़ता है करतल ध्वनि यानी जोरदार तालियां, कम से कम एनर्जी रहे पूरे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर अखिलेश पटेल जी और डॉक्टर अभय मिश्रा सर मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर शुरुआत में अखिलेश सर आपसे ही करना चाहूंगा, नेशनल हॉस्पिटल से आप सर जुड़े हुए हैं और लाजमी है कैंसर जैसे आज पूरे विश्व में जिसपे शोध चल रहा है और कैंसर जैसी जटिल बीमारी जिसको लेकर के निरंतर कहीं ना कहीं एडवांसमेंट्स भी आ रहे हैं और लगातार खोज भी हो रही है। फिलहाल क्या सिनेरियो सर आप कैंसर का देखते हैं, जो कि अब बच्चे हो, बुजुर्ग हो, बड़े हो, हर कोई कहीं ना कहीं इस बीमारी की जद में फंस रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों के इसके बारे में एक छोटी जानकारी देना चाहूँगा। 3 साल पहले 2022 में जब मैं रीवा में आया था तो कैंसर जैसी बीमारी के लिए लोगों के प्रति अवेयरनेस नहीं थी, और साथ ही साथ किसी को होती थी तो सीधा उनको रेफर कर दिया जाता था। जैसे हमारे डॉक्टर श्री सर ने बताया कि अब हमें जरूरत है कि चीजें रीवा में हो, सीधा रेफर होता था भोपाल जाइए, जवाहरलाल जाइए या इंदौर जाइए या सीधा बस पकड़ो और नागपुर चले जाओ। तो कैंसर यहाँ सस्टेन ही नहीं करता था। जब हम एम्स भोपाल में हुआ करते थे तब डिपार्टमेंट हमारा वही होता था। तो मैंने यहाँ देखा कि इस पे काम करने की आवश्यकता है, और अभी 3 सालों में जो कि मैंने काम किया, इन शॉर्ट में बोलूंगा, मेल में देखूं सबसे ज्यादा हमारे रीवा में है जो ये टबैको खाना तो ठीक, जो टबैको खा के यहाँ गाल पे दबा के रख रहना, हर दूसरे या तीसरे दिन ओपीडी में एक मुख का कैंसर मैं देख रहा हूं। तो ये जो टबैको बीटल नट यहाँ पे दबाते हैं वो कैंसर हो रहा है पुरुषों में सबसे ज्यादा। महानगरों में बात करें तो स्मोकिंग ज्यादा है, वहां पे वो टबैको खैनी खा के उतना नहीं करते, वो स्मोकिंग है, तो उनको लंग कैंसर बाहर में मेट्रोज में ज्यादा है। और लेडीज फीमेल में बात करें, मैं फीमेल के लिए आप लोगों के माध्यम से एक संदेश देना चाहूंगा कि जो भी हमारी माताएं हैं, 40 के ऊपर की जो भी माताएं हैं, अनियमित माहवारी होती है उसको निग्लेक्ट करते हैं हमारे शहर में। उनको मान लेते हैं कि बुढ़ापे की माहवारी है, ऐसा होता रहता है, चलता रहता है। वो एक कैंसर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। सर्विक्स का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा है, जो बहुत ही इल ट्रीटेड है, इल डिफाइंड है, उसके बारे में जानकारी नहीं है शायद। तो अभी माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस पर एक शिविर भी लगाया था कुछ दिनों पहले राजपुर एडिटोरियम में, उसमें काफी मरीज चिन्हित हुए थे, उनका इलाज चल रहा है। और हम कोशिश करते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में सभी का आयुष्मान से इलाज हो सके, जो कि एक मोदी जी की सबसे बड़ी या विश्व की मैं कहूँ सबसे बड़ी हेल्थ की बेनिफिशियरी स्कीम है, जिसमें लोग लाभान्वित हो रहे हैं। डॉक्टर साहब मेरा आपसे अगला सवाल है, होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो इस विश्वास पर आधारित है कि शरीर खुद को ठीक कर लेगा, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल सर, सबसे पहले मैं BSTV का धन्यवाद करता हूं, इन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम अपने रीवा में आयोजित किया है। साथ ही जो आपका सवाल है सर, पेशेंट कोई भी होम्योपैथिक का हो, एलोपैथिक का हो या आयुर्वेदिक का हो, तीनों बेसिकली केस टेकिंग पे डिपेंड करता है। जब उस पर केस टेकिंग करते हैं तो सबसे बड़ा रोल आता है वाइटल फोर्स का। वो ऑटोमेटिक उसका जो इम्यून सिस्टम है स्ट्रांग करने के लिए अपन मेडिसिन देते हैं, चाहे हम हो या एलोपैथिक वाले हो, आयुर्वेदिक हो। तो बेसिकली वाइटल फोर्स के कॉन्सेप्ट पे ही हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। जी लाजमी सर, एक जब जंग छिड़ती है एलोपैथी आयुर्वेद, उस बीच होम्योपैथी खुद को कहाँ पा रहा है? सर मैं अभी सबसे यही बताना चाहूँगा कि होम्योपैथिक को अभी बहुत ही पीछे माना जा रहा है, जबकि विश्व के सबसे ज़्यादा होम्योपैथिक दवाइयाँ जो है अभी मार्केट में और हर जगह उससे ठीक हो रहे हैं मरीज। और दूसरा सबसे बड़ा मैं सबको बताना चाहूँगा कि होम्योपैथिक एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिससे गंभीर से गंभीर रोगों को हम केस टेकिंग करके ठीक कर सकते हैं। इसमें जो भी दवाइयाँ
यूज होती हैं, किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता है। मैं अपनी अगर बात करूं, पिछले 13 वर्षों से मैं रीवा में प्रैक्टिस कर रहा हूं। जब मैं रीवा आया था तो यहाँ पे देख रहा था होम्योपैथिक को बिल्कुल बहुत ही पुराने तरीके से साबूदाना और इस तरह के नाम देके काम किया जाता था। डॉक्टर एक अपना इस्टेब्लिशमेंट नहीं रखते थे और बहुत सारी डिविलिटी थी जो होम्योपैथिक को जरूरत थी यहाँ पे। तो मैंने जब से रीवा में होम्योपैथिक क्लिनिक डाला है, अभी मेरा समदड़िया में था, उसके बाद अभी नेहरू नगर में मैंने डाल रखा है, तो होम्योपैथिक क्षेत्र में मैंने जो प्रयास किया है वो काफी अच्छे हैं। मैंने ऐसे केस क्रॉनिक पेशेंट को ठीक किया है जो शायद मैं भी नहीं सोचता था कि होम्योपैथिक से ही ठीक हो सकते हैं। चलिए, आते सर आपके पास डॉक्टर अखिलेश सर, मेरा आपसे एक सवाल है और आपके एक बेहद सराहनीय कार्य की मैं जिक्र भी करना चाहूंगा। पूरे 200 किलोमीटर के दायरे में कैंसर के प्रति आपने कहीं ना कहीं एक पूरी मुहिम चलाई थी। सर मैं जानना चाहूंगा, प्लीज अगर आप बता सकें। कैंसर की मुहिम तो आप ठीक कह रहे हैं। अपन बात करें तो यहाँ के बाद सीधा पेशेंट जबलपुर में ही ट्रीट होता है। बॉर्डर क्रॉस करके जनरली लोग इलाहाबाद या अपन इधर बनारस तरफ जाना प्रेफर नहीं करते। हमारा जो स्ट्रेटा है, जो हमारा यहाँ का पॉपुलेशन है, 80 to 90% PQLI जो हम लोग बोलते हैं, अफोर्डिंग कैपेसिटी नहीं है। और कैंसर एक बार होता है तो लाइफ लॉन्ग जब तक उसका जीवन है, उसका ट्रीटमेंट मोस्टली मैं कहूँ चलता ही रहता है और फंड उनका एग्जॉस्टिव होता रहता है। तो हमने इसमें एक आयुष्मान योजना के माध्यम, जो कि अच्छी योजना है, अवेयरनेस जलाई। कैंसर को डरना नहीं, हमारा तो स्लोगन लोगो है, कैंसर से डरना नहीं है, मिलके हमारे साथ लड़ना है। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी बोलूं कि यदि अर्ली स्टेज में, शुरुआत में ही यदि कैंसर डिटेक्ट हो जाए, कितने कैंसर हमने, लगभग 200 से ज्यादा कैंसर हमने इन 1.5 सालों में ऑपरेट कर दिया। और कीमोथेरेपी तो 800 से 1000 कीमोथेरेपी चला लिया। अब मैं जो पहले के पॉइंट में आऊं कि यदि अर्ली डिटेक्शन हो जाए, ब्रेस्ट का है, सर्विक्स का, तो हम ऑपरेट कर देते हैं, कैंसर पूरा का पूरा निकल जाता है और ऊपर वाले की दया से जितना उसका जीवन है वो अपना लाइफ जीता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हो गया है तो साहब ये मरवई करी, ऐसा जनरली परिजन बोलते हुए मैंने सुना है। कोई के दादू लई आन है तब ये न बाची, ऐसा नहीं है। फिर मैं उनको अलग से बुलाता हूँ चैम्बर में कि दादा आपको ऐसी बातें नहीं करनी, पूरा निकल गया है कैंसर, अब ऊपर वाले जितना चाहा होगा उतना चलेगी, अब पूरा बराबर चलेगी। तो आप लोगों के माध्यम से यही रहेगा कि कैंसर से डरना नहीं है, मिल के सारे विंध्य के क्षेत्र को इससे लड़ना है। लाजमी अवेयरनेस का आपने जिक्र सर किया था, अवेयरनेस की बेहद आवश्यकता इसमें भी लाजमी है। लोग शुगर के टेस्ट तो करा लेते हैं, कैंसर के टेस्ट भी नियमित रूप से अगर कराना चाहें तो सर कैसे करा सकते हैं, क्या होना चाहिए कम से कम एक? बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें 2 भ्रम है। एक तो लोगों को लगता है कि जो कैंसर है, मान लीजिए हमारे गाल पे कैंसर है, मेरे इस तरफ कैंसर है, तो लोगों को सबसे अच्छा और फाइनल टेस्ट होता है बायोप्सी, सुई की जांच या टुकड़े की जांच। मान लीजिए हमारा गाल कोशिकाओं से बना हुआ है, एक छोटा सा टुकड़ा, कोई भर्ती होने की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं, मुश्किल से मेरे को 30 सेकंड या 40 सेकंड लगते हैं। एक छोटा सा टुकड़ा निकाला, उसको हमारे पैथोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप पे रखे और देखा और बता दिया साहब ये तो कैंसर है और कैंसर का ये प्रकार, बस 100 फुल एंड फाइनल। कहीं कोई बड़े सेटअप की आवश्यकता नहीं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, हर जगह ये टेस्ट को किया जा सकता है। एक सिंपल सी छोटी सी 5-10 मिनट की ट्रेनिंग होती है, उसमें करके चिन्हित कर सकते हैं। हर किसी को कराना भी चाहिए, नियमित तौर पर कराना चाहिए। किसी को भी छाले कहीं भी दिखे, मुंह में दिखे, गाल में दिखे, या दूसरा मैं आपके माध्यम से ये भी बोलना चाहूंगा कि पुरुषों में अभी जो रिसेंट स्टडी है जो मैं देख रहा हूं, पेनाइल कैंसर, लिंग का कैंसर ज्यादा हो रहा है, क्योंकि उसके प्रति वो अवेयर नहीं। उनको लगता है ऐसे ही छाले हैं, ऐसे ही छाले हैं, इलाज करा रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रहा। तो पेनाइल कैंसर मैं बात करूं कि अगली पिछले साल में रीवा में हमने 7 से 8 पेनाइल कैंसर हमने ऑपरेट किए, तो वो भी आपके माध्यम से एक मैं अवेयरनेस में देना चाहूंगा। तो किसी को कुछ भी लगे छाले हैं जो ठीक नहीं हो रहे एंटीबायोटिक खाने से, तो जरूर अपने की चिकित्सक को दिखाएं। सर अमूमन हमने होम्योपैथी के प्रति देखा है, 2 हमने तस्वीरें देखी हैं। कुछ तो बेहद पसंद करते हैं जो कि मीठी गोलियां मिलती हैं, शुगर पेशेंट्स लेकिन सोचते हैं, जिनमें शायद अवेयरनेस नहीं होती कि शुगर है और होम्योपैथी इलाज अपनाया जाए या ना अपनाया जाए, क्या कहेंगे? सर जिन पेशेंट को डायबिटीज का इशू होता है उनके लिए हमारे पास डाइल्यूशंस होते हैं, उसमें कोई शुगर बेस नहीं डाला जाता है, और ऐसे पेशेंट को, अपन शुगर वाले पेशेंट को ही पूरी तरह से होम्योपैथिक दवाइयों से ही ठीक कर सकते हैं। साबु जो ग्लोब्यूल्स बनते हैं जिसमें अल्कोहल बेस्ड दवाइयाँ डाली जाती हैं, उसमें मीठा होता है, उसमें सुक्रोज होता है, लेकिन जो डाइल्यूशन बनाए जाते हैं उसमें किसी भी तरह का कोई सुक्रोज नहीं होता। अभी मैं इसी पे लंदन गया था सर, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैंने अभी बालों के जो बीमारी होती है, बालों के निजात के लिए मैंने अभी 2018-19 में मेरा एक रिसर्च पेपर सबमिट हुआ था, उसके लिए मैं लंदन गया था।
तो वहाँ पे जब हेनीमैन कॉलेज ऑफ होम्योपैथी में मेरा पेपर सबमिट हुआ, जब मैंने अपना प्रेजेंटेशन दिया और होम्योपैथी को किस तरीके से मैंने प्रस्तुत किया वहाँ पे, तो वहाँ से मुझे एक तो अप्रिसिएशन का सर्टिफिकेट था ही, एक स्पेशल सर्टिफिकेट शायद मैंने आपके टीवी चैनल में प्रस्तुत किया है। तो उन्होंने दिया था कि फॉलीप्लस थेरेपी जो है, जो बाल की जड़ों पे काम करती है, जिनके बाल प्रॉपरली झड़ रहे हैं और अभी उनकी रूट्स बचे हुए, रोम छिद्र बचे हुए हैं, उन फॉलिकल्स पे होम्योपैथिक के मदर टिंचर डाल के उनको ठीक किया जा सकता है। बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों में कि बहुत सारे लोग अमीर हैं, पैसे वाले हैं, गंजे हो गए हैं, वो कैसे ठीक होते हैं। तो होम्योपैथिक के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मदर टिंचर हो गए, डाइल्यूशन हो गए, उनका फॉलीप्लस थेरेपी के माध्यम से हम क्लिनिक में, यहीं रीवा में नेहरू नगर में मेरा क्लिनिक है, पूरा प्रोसीजर रूम बनाया है मैंने। तो फॉलीप्लस थेरेपी से अभी करीबन मैंने 1800-2000 पेशेंट को ठीक किया, जिनके झड़ते हुए बाल 2 से 3 दिन में बिल्कुल आराम मिलने लगा। तो होम्योपैथिक का चमत्कार 2 से 3 दिन में भी देखने को मिलता है। ये भ्रांतियां हैं, इसको दूर नहीं किया जा सकता सर। चलिए अखिलेश सर, मेरा आपसे भी सवाल है, अभी श्री सर से बात हो रही है रोबोटिक सर्जरी की और अब कहीं ना कहीं विंध्य के कदम बढ़ रहे हैं। कैंसर की अगर बात की जाए तो आगे क्या सर अप्रोच रहेगी? सर ने चिंगारी जगा दी है, जिसको कहें रोबोटिक सर्जरी सबसे एडवांस सर्जरी मानी जाती है वर्ल्ड वाइड। और बात करें तो कैंसर के क्षेत्र में रोबोटिक सर्जरी ही आगे का फ्यूचर है, अपन बात करें। और इसमें मैं 2-3 चीजें ऐड करना चाहूंगा। रोबोटिक सर्जरी की सर के माध्यम से मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। आने वाले भविष्य में सर का यदि टावर वो अपन बनाते हैं तो रोबोटिक सर्जरी हम वहाँ पे करेंगे। रोबोटिक सर्जरी एक एडवांस सर्जरी होती है, साथ ही साथ उसमें ऐसा समझिए कि मशीनें सब यहाँ पे लगी रहती हैं, पेट में लगी रहती हैं, और सर्जन जो है फार अवे दूर बैठ करके कंसोल से अपना काम करता है। अभी आप कुछ लोगों ने सोचा होगा कि इंटरनेट कनेक्टिविटी यदि अच्छी मिल जाए तो दिल्ली का बैठा हुआ सर्जन भी मिनर्वा अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी कर सकता है, या मुंबई में बैठा हुआ, अब तो इंटरकॉन्टिनेंटल भी होने लगे हैं। तो ये की एडवांसमेंट है। आगे आने वाली रोबोटिक सर्जरी में जो एडवांसमेंट आ रहा है वो आ रहा है एआई का। एआई रोबोटिक सर्जरी में ऐड हो रहा है। अपन दा विंची रोबोट की बात करें जो 6th जनरेशन है, अभी यहाँ बैठ के हम ऑपरेट करेंगे और कुछ दिनों बाद जैसे प्लेन्स चलते हैं ना, अपन ऑटो मोड में लगा देंगे कि हमें गॉल ब्लैडर निकालना है तो हमने ऑटो मोड में लगाया, वो अपना डिटेक्ट करेगा, स्कैन करेगा, काटेगा, हम एज ए ऑब्जर्वर ऐसे रहेंगे। तो ये आने वाला भविष्य भी रोबोटिक सर्जरी का है। चलिए, तो लाजमी है, तमाम जो चर्चाएं हमारी जारी हैं, विभिन्न अलग अलग चिकित्सक हैं जो कि पूरे विंध्य के लिए कहीं ना कहीं एक अलग नाम रखते हैं, उनसे लगातार हमारी बातचीत का जो दौर है वो चल रहा है, लेकिन समय कम है। फिलहाल डॉक्टर साहब, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद और विंध्य के उत्कृष्ट कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भी बहुत बहुत आपका आभार। थैंक यू सो मच।